हेलो एवरीवन, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ का सेशन प्रॉपर वे से लिया जा रहा है, जिसमें आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कुछ रहते हैं। तो आपका ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत करीब में है। बहुत करीब मतलब ये आपको 9-10 का जो एग्जाम है जून में, वो एग्जाम होगा। उस तो आप तो तैयारी और अच्छे से कर रहे हो, करते भी रहो, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाते रहो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है। मैथ में सारे टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे हूबहू क्वेश्चन। वैसे आपको लैंग्वेज चेंज मिलेगी, बिल्कुल वैसे ही आपको पेपर अच्छा लगेगा बिल्कुल करवाने में। आप ये देखना कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। आसान क्वेश्चन भी, टफ क्वेश्चन भी, सारे तरीके के क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अच्छे प्रॉपर वे से। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी से आधा कुशल है। कुशल मतलब उसका एक कैपेसिटी, मतलब ए बी से आधा एफिशिएंट है। मतलब अगर ए 2 दिन में काम करता है तो बी 4 दिन में करेगा वो काम। ए बी से आधा कुशल है और जो सी से 3 गुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? यदि ए अकेले यह कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीनों पूछ रहा है, वे तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको बनाना। ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब क्या कह रहा है? ए बी से आधा कुशल है। ए बी से आधा कुशल है। मान लेते हैं ए बी से आधा कुशल है। मान लेते हैं अगर बी है 4 तो ए 2 है। ए 2 है। अगर ए बी से आधा कुशल है, मतलब अगर बी 4 है तो ए 2 है। फिर क्या कह रहा है? जो मतलब जो की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर बी की बात कर रहा है। जो मतलब बी की बात कर रहा है। जो मतलब बी सी से 3 गुना कुशल है। बी जो है सी से 3 गुना कुशल है। अब 3 गुना कैसे करोगे 4 का? तो आप ये 4 का 3 गुना कितना करोगे? 4/3। ये 3 गुना कुशल हो गया। ये बी जो है सी से 3 गुना कुशल हो गया। 3 गुना कुशल हो गया। अब देखो इसको अगर एक लाइन में आंसर निकालोगे तो सबको 3 से, देखो इसके नीचे एक मानो, इसको नीचे में एक मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से कर दो सबको। 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12 और 3 और ये 4 रहेगा। अब देखो इसको ये बड़ा लग रहा है, थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। कैसे? ये 3, ये 6 और ये 2। अब देखो एक बार इसको ये देख लो। देखो कह रहा है ए बी से आधा कुशल है। ए बी से आधा कुशल है, जो मतलब बी सी से 3 गुना है। देखो बी जो है सी से 3 गुना है। 2 3 6, बिल्कुल ठीक है। आपको करना जैसे आपको समझ में आता है वैसे करिएगा। अगर क्वेश्चन ये लाइन पूरी सब अगर पढ़ना है, ये लाइन अगर कर लिए क्वेश्चन आसान बन जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि ये सारा जो सोल्यूशन होता है, देखो ऐसा नहीं है कि मैथ में कुछ चीजें डिफिकल्ट होती। अगर यही पहली लाइन समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाओगे इसमें। तो पहली चीज ये समझना जरूरी है, पहली लाइन समझना जरूरी है और ये लाना बहुत जरूरी है। अब देखो ये जब चीजें आ गई तो हमने हमेशा बोला एक ट्री जैसा बना लो आप। सारी चीजें उसमें, ये आदत आपकी अगर बनी रहेगी तो सारी चीजें फाइंड कर पाओगे। देखो ये है एफिशिएंसी। ये अगर ए की कितनी है? 3, बी की कितनी है? 6 और सी की कितनी है? 2 है। अब देखो वो क्या कह रहा है? वे तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? तीनों को पूछ रहा है। तो हमको पता है यदि बी अकेले इस कार्य को 6 दिन में करता है, बी अगर 6 दिन में करता है, देखो यहाँ पे 6 दिन में करता है, तो इसके मतलब यहाँ पर 6 आया है, तो इसके मतलब ऊपर कितना होगा? 6 6 36 होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो नीचे रहता है उसका काम को डिवाइड करके उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 6 6 36 दिन, 36 दिन में पूरा 36 दिन पूरा काम है। अब निकल आया हमको, देखो पूरा काम निकल आया। अब अगर ए का पूछता तो ए अकेले कितने दिन में करता? तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब देखो 2 2 1 कम 2, 2 8 16। सी अकेले अगर काम पूछता, सी अकेले कितने दिन में काम करेगा? तो 18 दिन में करेगा। अगर ए पूछता अकेले तो 12 दिन में, अगर बी अकेले तो 6 दिन में। अब पूछा है लेकिन सारे मिलके कितने दिन में काम करेंगे? पूरा काम है कितना? पूरा काम है हमारा 36।
36। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3 6 9 9 और 2 11, 9 और 2 11। देख लो कौन सा आंसर आ जाएगा। 11 को अगर डिवाइड करो, 11 33 पॉइंट 3 बचेगा, 0 बढ़ेगा, 11 दूने 22, 3.2 करके कोई है? हाँ बिल्कुल सही है, 3.27। आपका आंसर ये आएगा, आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको ये क्वेश्चन आसान है, बट इसमें एक ये लाइन और फिर ये चीज जरूर है। आपको ये चीज आपको बनानी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये चीज अगर बनानी आएगी, आप वर्कन टाइम का या फिर पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। एक्स एक कोई पर्सन है जो 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा की। एक्स द्वारा पैदल की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पैदल उसने कितनी दूरी तय की, ये ज्ञात करना है आपको। देखो हम क्या मान लेते हैं, उसने पैदल x किलोमीटर दूरी तय की होगी। x मान इस वजह से नहीं सकते, देखो x ये पर्सन है, तो हम मान लेते हैं x ने पैदल दूरी तय की स्मॉल x। ठीक है, स्मॉल x दूरी तय की उसने पैदल। ये पैदल मान लेते हैं, पैदल दूरी तय की कितनी? x किलोमीटर, स्मॉल x किलोमीटर। ठीक है, अब एक स्मॉल x किलोमीटर तय की, तो अब वो साइकिल से कितनी तय करेगा? भाई साइकिल से तो तय कर रहा ना, साइकिल से भी तो साइकिल से कितनी तय करेगा? साइकिल से कितनी तय करेगा? साइकिल से कितनी दूरी तय करेगा? देखो टोटल दूरी वो कितनी तय करता है? 75 किलोमीटर। अब x किलोमीटर तो चल ही चुका है पैदल, तो 75 माइनस x किलोमीटर, ये वो चलेगा साइकिल से। अब हम देखो, हमको पता है, टाइम भी पता है और दूरी भी पता है, अब इनकी चाल भी पता है। इसमें एक इक्वेशन हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। देखो x किलोमीटर दूरी पैदल तय करता है, किस स्पीड से तय करता है? 5 किलोमीटर पर आवर से, 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से तय करता है। फिर वो साइकिल से कितनी दूरी तय करता है? 75 माइनस x। ये दूरी साइकिल से तय कितनी स्पीड में करता है? 12 किलोमीटर पर आवर से। और ये सब हुआ कितने घंटे में? देखो ये भी किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, ऊपर घंटा जाएगा, आवर जाएगा, नीचे यहाँ भी आवर जाएगा, तो टोटल दूरी कितने घंटे में तय करता है? 8 घंटे में तय करता है। इस इक्वेशन में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ इस वजह से नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखो ये आवर है, पूरा घंटा जुड़ के पूरा 8 घंटे में वो दूरी तय कर रहा है, 75 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखो ये इसको सॉल्व करने का तरीका, एक तो तरीका ये है, इसमें से ऑप्शन उठाओ, पुट करो, बट ऑप्शन इतने आसान है नहीं, सब पॉइंटों में है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व भी कर लो, वो ज्यादा बेटर दिख रहा है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 12x आ जाएगा, प्लस 75 बचे कितना आ जाएगा? 75 बचे ये कितना आ जाएगा? 5x। ठीक है, अब देखो नीचे कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, डायरेक्ट इसको करेंगे मल्टीप्लाई 60। ठीक है, अब देखो 12 से अगर 5x जाएगा तो कितना बचेगा? 7x। कितना बचेगा? 7x बचेगा। ये देखो प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस में। देखो 8 छंग 48 मतलब 480 माइनस ये 75 बचे कितना होगा? 5 बचे 25 और 5 सत्ते 35, 35 दो 37, 375। अब देखो 480 से 375 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7x बराबर
कितना जाएगा, ये 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा था 7, 7 से 7 जाएगा 0, यहाँ बचा था 4, 4 से 3 जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो 7 एक कम 7, 3 बचा तो 35, 7 बचे 35, तो वो ये किलोमीटर, पैदल चली गई दूरी कितनी है उसकी 15 किलोमीटर, तो पैदल उसने कितनी दूरी चली है 15 किलोमीटर। अगर यही पूछता हमारी साइकिल से उसने कितनी दूरी तय की, तो हम 75 से अगर 15 देखो वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 माइनस 15 कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। तो उसने पैदल दूरी तय की है 15 किलोमीटर, साइकिल से तय की है उसने 60 किलोमीटर। हमसे पूछा कितना है, उसने x द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पैदल तय की गई दूरी है कितनी 15 किलोमीटर पर। आपका 15 आंसर होगा, 15 आंसर है आपका, ऑप्शन डी में है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है। ठीक है, एक गोला है, ये गोला सर्कल नहीं है, ये गोला मतलब आप अज्यूम कर सकते हो किसको, फुटबॉल को, अपनी बॉल जो गेंद होती है उसको, वो गोला है, स्फेयर। ठीक है, ये सर्कल नहीं है, स्फेयर है। ठीक है, मतलब ये गोला है। ठीक है, गोला है, पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंख बनाया जाता है। अच्छा, एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंख बनाया जाता है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंख बनाया जाता है, एक शंख बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है, तो शंख का व्यास मतलब डायमीटर पूछ रहा है, उसकी डायमीटर, तो हम रेडियस निकाल लेंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे, डायमीटर निकल आएगा, सिंपल है। अब देखो स्फेयर का सबसे बड़ी बात है, इसको जब भी कोई चीज पिघलाई जाए उसका आयतन कभी नहीं परिवर्तन होगा, उसके आयतन में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो देखो हमको पता है स्फेयर मतलब गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस आयतन को हम क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, शंख में। 10 सेंटीमीटर ऊंचा शंख है, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको त्रिज्या कितनी रखनी पड़ेगी। हम 10 सेंटीमीटर ऊंचा अगर शंख बना रहे हैं तो उसकी हमको त्रिज्या कितनी रखनी पड़ेगी, यही पूछ रहा है। तो देखो हम अगर शंख की बात करेंगे तो शंख का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर क्यूब। देखो यहाँ पर हमको तो रेडियस पता है, यहाँ पे कितनी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहाँ पर हमको रेडियस निकालनी है। ठीक है, 4/3 1/3 नहीं, पाई आर स्क्वायर h/3 ये होता है इसका। हमने कुछ गलत लिख दिया था क्योंकि उसमें इसका ये लिख दिया था, पाई आर स्क्वायर h/3, ये इसका आपका फार्मूला रहेगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये आपका जो रहता है, जो सिलेंडर रहता है, सिलेंडर का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर h, ये इसका आयतन रहेगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर h यही रहेगा। बट अगर हम इसका करेंगे शंकु का, तो ये समझ लो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। कैसे, देखो इसको ऐसे करो और इसको ऐसे करो, देखो 3 इसमें बन जाएंगे शंकु, एक ये बन जाएगा, एक ये 3 शंकु बन जाएंगे समान आकार के, समान त्रिज्या के, समान ऊंचाई के 3 बन जाएंगे। तो इस वजह से इसको हम 3 से करते हैं डिवाइड। ठीक है, 3 से करते हैं डिवाइड। अब देखो वैल्यू रख लो सारी, देखो हम पहले क्या करते हैं, 3 से 3 काट ही देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 4 आर कितना है हमारा, आर तो पता है हमारी कितनी है, देखो 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर क्यूब बराबर, देखो यहां पर आर हमको निकालना है, आर स्क्वायर इंटू एच पता है कितना 10। देखो 10 से 1 10 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा 400। तो आर स्क्वायर बराबर 400, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ जाएगा √400, तो ये कितना हो जाएगा 20। आर बराबर कितना आ जाएगा 20, आर बराबर 20 आया है। आप बिल्कुल
बिल्कुल भावुक होके आंसर 20 नहीं मार देना ऐसे। आप अगर 20 आंसर मारोगे तो एग्जामिनर उसको काट देगा ऐसे। उसका कारण ये है, उसने पूछा क्या है, देखो शंकु का व्यास पूछा है, व्यास। तो अगर रेडियस हमारी 20 है, अगर रेडियस हमारी 20 है तो हमारा जो डायमीटर होगा तो 2r होता है, 2r। तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो कौन सा आपका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सी को करेक्ट करोगे तो +1 नंबर आपको मिलेगा, +1 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समुच्चय में, एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाले क्रमागत 5 पूर्णांक होते हैं, 5 पूर्णांक होते हैं क्रमागत। यदि समुच्चय में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस समुच्चय के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। देखो, एक 3 से शुरू होने वाले 5 क्रमागत समपूर्णांक हैं। देखो 3, 4, 5, 6, 4, 1, 5, 7, ठीक है, 7 हैं लगातार। आपके 3 से स्टार्ट होने वाले लगातार क्रमागत 5 पूर्णांक हैं, 5 पूर्णांक है। यदि समुच्चय में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, मतलब 7 को हटा दिया जाए, तो 3, 4, 5 और 6 रखे जाते हैं, 6 रखे जाते हैं। तो उस समुच्चय के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अच्छा, तो पहले वाले का औसत निकालो। इसका औसत निकालोगे तो देखो 3, 4, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18 और 7, 25, 25 डिवाइड करोगे 5 से, क्योंकि 5 संख्याएं हैं तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करो 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18, ये कितना आ जाएगा 18। इसको डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि 4 संख्याएं हैं इसमें, तो देखो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4.5 इसका एवरेज आया। पूछ क्या रहा है, उस समुच्चय के औसत में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है, 0.5 की कमी आई है, 0.5 की कमी आई। कितने पर कमी आई है, कितने पर कमी आई है, 5 पर कमी आई है। तो प्रतिशत लगाने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। करेंगे 0, 50 दूनी 100 और 2 पंचे 10, कितना 10% की कमी आई है। तो 10% कहाँ है आपका, 10% आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है, 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है, जिसका गुणनफल 64 है। 2 पूर्णांकों का कह रहा है, 2 पूर्णांकों का योग है, 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। तो देखो 12 का तो किसी हाल में नहीं हो सकता, 8, ये आपका 16 आंसर होगा। 16 का 2 अंकों का गुणनफल है जिसका 64 है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप एक बार इसको पढ़ो तो कस के, बिल्कुल डीप तरीके से पढ़ो। देखो कह रहा है 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाना है तो बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। जो आंसर है इसमें से किससे गुणा किया जाना चाहिए। आप देखो 1200 कुछ किसी का है पूर्णांक, पहली बात तो 1200 नहीं है। अगर हम 12 को अगर 2 से गुणा करेंगे, अगर 2 से करेंगे तो ये 2400 हो जाएगा, ये तो है नहीं, ये तो आंसर भी नहीं हो जाएगा। 12 तिया ये 3600 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, रूट अंडर 3600 हो जाएगा, तो ये 60 का हो जाएगा। तो यही आंसर है, हम 3 से गुणा कर देंगे 1200 को, जो पूर्ण वर्ग बना के देगा हमको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 27
3, 27, 73, 64 का मान ज्ञात करें। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको अगर मिल जाए कभी तो आप इसको कहाँ से स्टार्ट करना, पीछे से स्टार्ट करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पीछे से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 8 64, तो 73 8, 7 1 8 81, 81 हो जाएगा। 81 के अंदर देखो ये रूट लगा है, रूट आ जाएगा तो ये 9 आ जाएगा, फिर 9 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 9 कितना हो जाएगा, 27 9 36, 36 ये देखो रूट लगा है तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 इसमें जुड़ जाएगा, 6 3 9, तो रूट अंडर 9 ये कितना आ जाएगा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको तरीका अप्रोच यही रखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा है x बाई वाई बराबर 4/5 है और 7x प्लस 6y बराबर 29 है, तो y की वैल्यू कह रहा है हमको, y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो हमको क्या करना है, एक्स वाई की इक्वेशन में बनाना या फिर वैल्यू पुट अप करनी, और कोई तरीका y का नहीं है निकालने का। देखो x बटे वाई कितना है, 4/5 है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 4/5 y लिख लेंगे। अब हम ये वैल्यू अपने इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, 7x प्लस 6y बराबर 29, तो हम x की जगह पुट करेंगे वैल्यू 7 इंटू 4/5 y प्लस 6y 29, y की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे आसानी से। देखो कैसे निकाल लेंगे, 7 चक्को 28, 28/5 प्लस 6y 29। अब देखो कैसे निकालोगे, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई सब में कर दो। देखो 28 5 6 30, 28y 5 6 30y, अब देखो इधर भी हो जाएगा 29 5, ये कितना हो जाएगा 30 30 60, मतलब में से 2 का अगर कम करोगे तो 58y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 29 इंटू 5। कुछ दिख रहा है इसमें, बिल्कुल साफ साफ चीजें नजर आ रही। क्या नजर आ रहा है, 29 दूना 58। अब देखो y की वैल्यू साफ साफ नजर आ रही, कितनी आ जाएगी 2.5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5 आ जाएगी, तो y की वैल्यू कहां पर 2.5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF और लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM। तो HCF और LCM बराबर, क्या रिलेशन है इसका, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ये रिलेशन आपको जब भी LCM LCF की बात आए, LCM HCF की बात आए, आपको ये रिलेशनशिप माइंड में बिल्कुल स्टिक होना चाहिए। तो देखो हमको HCF कितना दिया गया है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 60 है, इसकी वैल्यू 2 दे दी गई है और ये हमारा 60 दे दिया गया है, 60 दे दिया गया है। अब क्या कह रहा है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या अपने आप देखो कह रहा है एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, तो x जो ये बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 14। सिंपल सी बात है। अगर x हम अगर पहली संख्या छोटी संख्या x को मान लेते हैं तो बड़ी संख्या x प्लस 14 हो जाएगी, क्योंकि उनमें डिफरेंस 14 का है, डिफरेंस 14 का है। अब ये क्वेश्चन हमारी बनके तैयार हुई, कौन सी बनके तैयार हुई, देखो 2 इंटू 60 बराबर x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका ये है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो गुणनखंड करोगे फिर बहुत सारा वो करना पड़ेगा, फिर आप आंसर निकाल पाओगे इसका। दूसरा तरीका ये है, ये जो देखो कह रहा था छोटी संख्या फाइंड करो, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शनों में कोई ना कोई छोटी संख्या हमारी रखी होगी, कोई ना कोई छोटी संख्या हमारी रखी होगी इसमें,
तो छोटी संख्या इसमें कहीं रखी होगी। अगर हम छोटी संख्या पुट करेंगे और बड़ी संख्या अपने आप निकल आएगी 14 अधिक है, तो हमारा इतना इसके बराबर आना चाहिए। इसका बराबर मतलब 120 के बराबर आना चाहिए, 120 के बराबर आना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब देखो पुट करके, एक बार पुट करो, 4 पुट करोगे तो 4 और 14 4 18, तो 18 चक्कू कितना होता है? 72। तो 120 नहीं बन रहा। इसके मतलब हमारा आंसर कौन सा? आंसर 1 नहीं होगा, आंसर 1 नहीं होगा। अब हम 5 पुट करके देखते हैं, छोटी संख्या 5 है, मान लेते 5 है, तो 5 4 9, ये 19 हो जाएगा। 19 बच्चे 95 होता है, तो इसके मतलब हमारा 5 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। तो हम कौन सी संख्या रखते हैं? 6 रख लेते हैं, तो 6 रखेंगे, 6 और 14 6 20। ये देखो क्या कर दे रहा है, 6 दूनी 12 120। ये देखो 120 बराबर 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 आ जा रहा है। तो इसके मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, 6। अब आप अगर जैसे ये मेथड नहीं लगाओगे तो आप घूमते रहोगे, काफी टाइम लगेगा आंसर, और जरूरी भी नहीं है कि आंसर निकल भी आए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कर रहा है 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितना अधिक कैंडी मिली? देखो आसान क्वेश्चन है। ए और बी का रेशियो कितना है? 4:9 है, तो 9 4 13, इनका 13 अनुपात वितरित किया गया कितना? 49 के बीच। तो 13 3 49, 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? 4 3 12 और 9 3 27। अब क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है बी को ऐसे कितनी अधिक कैंडियां मिली? तो बी से अधिक कितनी अधिक है? 7 5 12, मतलब 15 अधिक है इसके पास, 15 अधिक है ए से। 15 बी के पास ए से 15 अधिक है, तो कितनी अधिक है? 15 अधिक है ए से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% और 30% के दो लगातार मूल्य निर्धारण के बाद, मूल्य निर्धारण मतलब ये है कि मूल्य उसने बढ़ा के रखे हैं, 10% और 30% के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपए में बेची गई। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी, ये निकालना है। मान लेते हैं हम वस्तु की लागत मूल्य जो है वो 100 रुपया है, 100 रुपया है। हमने जब मूल्य निर्धारित किया तो 10% एक्स्ट्रा मूल्य निर्धारित किया, मतलब 110, 100 पर 110। 30% अधिक किया तो 130, मतलब 100 पर 30% अगर अधिक करेंगे तो 130। फिर हमने क्या किया? थोड़ा रहम खाया उनपे। थोड़ा रहम ये खाया कि हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया। हमने क्या किया? 20% का डिस्काउंट दे दिया। 100 पर 20 की छूट देंगे तो 80 पर बेच लेंगे हम। और हमने वो सामान दे कितने कर दिया? दे दिया 2288। कितने का? 2288 का मैंने बेच लिया वो सामान उसके हाथ। इतना सब करने के बाद अब कुछ इसमें रह नहीं गया, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, आप आराम से निकाल सकते हो। देखो 3 1 ये 2 और 1 3 0 कट गए। अब किससे काटोगे आप? देखो 8 से काटो, 8 दूनी 16, कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो 6 हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 4 बचेगा, 8 चक्कू 32, 8 6 48। बिल्कुल सही बात है, ये 8 से कम कंप्लीट कट गया। ये देखो 28 6 है, तो 13 से यहाँ कट जा रहा है। देखो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, बहुत सही, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22। तो x की वैल्यू आ कितनी जाएगी? 2 वो और 1 0 ये, 2 0 ये, कितने? 3 0। तो वो वस्तु थी कितने की? थी कितने की? हमारी 2000 की। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है अपना। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया। मान लो हमने कपड़े का शर्ट का कपड़ा खरीदा, 600 रुपए का कपड़ा खरीदा मैंने,
या फिर टी शर्ट का या फिर पैंट का कपड़ा खरीदा 600 का खरीदा, 600 खरीदा, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपया देने के बाद, 40 रुपए की कौन सी सिलाई होती है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है तो हम 40 इंक्लूड करेंगे। ठीक है, मान लो हमने 600 का कपड़ा खरीदा, किस चीज का, कमीज का, शर्ट का। ठीक है, 40 रुपया मैंने सिलाई दिया, 40 रुपया सिलाई दिया, तो खत्म कितने पैसे कर दिए, 640 रुपये मैंने खत्म कर दिए, 640 खत्म कर दिए। अब क्या कह रहा है, देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये अगर 100 की कीमत है तो हमको 112.5 की कीमत निकालनी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ये पॉइंट हटाओगे, ये जीरो बढ़ाओगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 25 से काटोगे, देखो 25 से काटोगे, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, अभी बचेगा 5 दूनी 10, 5 बचे 25, और 5 दूनी 10, ये फिर 5 से काट लो, 5 चक्कू 20, 5 बचे 25 और 5 चक्कू 20, 4 से काटो, 4 एक कम 4, 4 छंग 24, तो 16 बचे 80, जीरो लास्ट में आएगा, जीरो लास्ट में सब में है, 8 बच गया, और 16 चक्कू 64, 8 6 2 8 72। तो उस कमीज को अगर हमको 12.5% लाभ पर बेचना है तो कितना, 720 रुपए की बेचनी पड़ेगी, 720 रुपए की बेचनी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कहता है एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, 2500 रुपए में खरीदी गई, मतलब उसका सीपी कास्ट प्राइस 2500 रुपया है, सीपी उसका 2500 रुपया है। दुकानदार इसका अंकित कीमत पर 12% की छूट देता है और फिर 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित कीमत क्या है। देखो एक मैंने बहुत पहले जब पूरी तरीके से पढ़ाया गया था तो एक रिलेशन मैंने बताया था, क्या, एमपी अपान सीपी का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और ये 100 माइनस डिस्काउंट, ये रिलेशन है आपका, ये क्वेश्चन इसी से लग जाएगा, और दूसरा भी तरीका है खैर, लेकिन ये इससे बहुत आसानी तरीके से लगेगा। देखो हमको मार्केट प्राइस निकालना है, जब 2500 की एक वस्तु हम खरीद रहे हैं, जब हमको 2500 सीपी दे दिया गया, कितना, 2500 रुपये है, 2500 है। अब देखो क्या करना है, कहा है कि अंकित कीमत पर 12% की छूट दी उसने, 12% छूट दी उसने, तो हम क्या करते हैं, 12% छूट दी तो 88% पर बेचा होगा, 88% की कीमत ली होगी उसने। फिर कहता है 10% का लाभ भी कमाया है, तो 110%। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, 11 8 88, तो कितना हो जाएगा, 10/8, और भी काट सकते हो, 5/4। अब देखो हमको पता है कि एमपी अपान 2500 है, ये कितना लिखोगे, एमपी अपान 2500, तो 2500 को हम उधर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, 2500 को यहां से हटाओ, यहां गुणा करो 2500। अब कर दो, 4 छंग 24, एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 625 हुआ। अब देखो 5 बचे 25, लास्ट में 5 आएगा, तो 5 इसी में आ रहा, आंसर आपका ए करेक्ट है, आपका आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या कर रहा, 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपए दोगुने हो जाएंगे, मतलब अभी 1500 हैं, लेकिन ये दोगुने हो जाएंगे कितने समय में, कितने हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे, 3000 हो जाएंगे, कितने टाइम में हो जाएंगे। अब देखो 3000 हो जाएंगे, तो इसमें देखो
आपका जो प्रिंसिपल होगा वो भी होगा, प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा 3000 में। भाई हो गया होगा, सिंपल सी बात है। 3000 में जब 3000 रुपये आएगा तो प्रिंसिपल तो हो गया होगा, प्लस उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो भी इंक्लूड रहेगा। अब देखो हम साधारण, ये पी है, साधारण ब्याज को क्या लिखते हैं, PRT/100 3000। अब देखो इसमें से P कॉमन ले लेंगे, P कॉमन ले लेंगे तो 1 + RT/100 3000। देखो P को हम यहां से हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसके बटे हम P ले जाएंगे। P की वैल्यू दी कितनी गई, 1500 दी गई है। ये कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 2 आ जाएगा। अब यहां से एक काम और हो सकता है, क्या हो सकता है, RT बराबर क्या, RT/100 बराबर, ये 2 है, ये देखो 1 है, उधर जाएगा तो 2 - 1 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब देखो आर रेट कितना दिया गया है, हमको रेट दिया गया है 4%, हमको टाइम निकालना है, बटे 100 इक्वल्स टू 1। अब कुछ रह गया, कुछ नहीं रह गया, ये 25 बचा, 25, तो टाइम कितना आ जाएगा, 25 ईयर, 25 साल में वो राशि जो 1500 है वो 3000 हो जाएगी, जब ब्याज 4% लगेगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1000 रुपये पर, 1000 रुपये 2 वर्षों में 1144.9 रुपये हो जाती है। भाई क्या कह रहा है, हाँ 1000 रुपये थे हमारे पास, हमने दो साल के लिए बैंक में जमा किया, 2 साल के लिए बैंक में जमा किया, तो राशि हमारी हो गई 1144.9 रुपया, 1144.9 रुपया। तो कह रहा है मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है, ये निकालना है। क्वेश्चन बहुत सही है। देखो जब भी 2 वर्षों के लिए निकाला जाए, जितने वर्षों के लिए निकाला जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने वर्षों के लिए निकाला जाएगा आप उसका वर्गमूल, घनमूल, जितनी पावर होगी उतना रखना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, जितने साल है उतने यहां पर लिखो, फिर बड़ा ऊपर लिखो 1144.9, फिर छोटा वाला नीचे लिखो, 1000 हुआ। अब देखो ये कितना है, साल है 2, तो यहाँ पर 3 नहीं 2 लिखो, 2 लिखो चाहे ना लिखो, वो अंडरस्टूड रहता ही रहता है। अब देखो ये पॉइंट हटाओगे ये 0 बढ़ेगा, तो देखो ये 2 और ये 2 4, मतलब 100 नीचे आएगा ही आएगा। नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। ये अब कितना हो जाएगा, 11449 किसका स्क्वायर है, ये या तो 3 का होगा 103 का, या 107 का होगा। तो 103 का तो होगा नहीं, ये होगा 107 का, 107 का। तो 100 पर हमको 7% का ब्याज मिल रहा है, 100 पर हमको 7 की बढ़त मिल रही है, 7 बढ़त मिल रही है, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 7% का उस पर ब्याज लगा है। पर यह तो हमारी राशि 1000 से 1144.9 हुई है 2 साल में। ठीक है, 7%, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी और सी के बीच में 1152 रुपए का नुकसान, 1152 रुपए का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित होना है, तो ए का हिस्सा। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे, ए, बी और सी हैं, बी और सी हैं, कितना है 7, 8, 9। देखो टोटल है कितना, 8, 7, 15 और 15, 9, 24। 24 की कितनी वैल्यू दी गई है हमारी, 1152। तो एक की कितनी हो जाएगी, एक की कितनी हो जाएगी 1152.24, 1152 बटे 24।
कह रहा है किसका अनुपात, ए का अनुपात। ए का है कितना, 7। 7 निकाल दो। 7 है तो काट लो, पहले 2 से काटो। 2 पंचे 10, एक बचेगा, 2 7 14, 2 छंग 12। 12 से काटो, 12 पंचे 60 ज्यादा हो जाएगा, बच्चों को 48। नहीं 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 अठी 16, ये 6 आ जाएगा। अब 6 से काटो, 6 चौक 24, 4 बटेगा तो 48 हो जाएगा। 6 7 6 8 48, बिल्कुल सही। तो 7 छंग 42, तो कितना आया ये अपना 48 इंटू 7। 7 अठे 56, 6 लास्ट में आएगा। 6 लास्ट में किसमें है, ए में है। आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं मन मान रहा है, गुणा भी कर सकते हो आप, पूरा पूरा गुणा कर सकते हो, लेकिन आप पूरा गुणा करने से बचिए हमेशा। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम ये लगेगा कि आप जब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अपने आप ऐसे उल्टप करोगे चीजें, तभी टाइम बचेगा। ये नहीं इसको गुणा करने बैठ गए, जब पता है 7 7 8 56 होगा, लास्ट में 6 ही आना है, तो देख लिया हमने ऑप्शन में 6 कहीं है, एक बस मारे आगे बढ़े। जो गुणा करता रहेगा पीछे हो जाएगा वो ना। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट सेशन कल प्रॉपर वे से चलेगा। इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। अच्छा लगा है सेशन तो चैनल को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सेशन को लाइक करो। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहिए प्लीज, ताकि हम भी कुछ और भी अच्छा कर पाए। थैंक यू सो मच।